चीज कभी नोटिस की है कि मोबाइल में जब कभी भी हम लोग कोई गेम या फिर कोई म्यूजिक ऐप को डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर कंपनीज किसी और का आइडिया, किसी और का कंटेंट, किसी और के गेम्स एंड किसी और का म्यूजिक यूज कर रही होती है। तो सवाल ये है कि ये कंपनीज किस तरीके से डिसाइड करती है कि कितनी पेमेंट करनी है या फिर कब पेमेंट करनी है। इसी का जवाब हम लोगों को देता है रॉयल्टी अकाउंट्स। ये चैप्टर हम लोगों को बताता है कि जब कभी भी कोई ओनर अपनी एसेट को यूज करने का राइट किसी अदर पार्टी को देता है तो वहां पर पेमेंट किस तरीके से डिसाइड होती है, किस तरीके से पेमेंट को किया जाता है। एंड साथ ही यहां पर बताया जाता है कि कम से कम यानी कि मिनिमम टू मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, विच इज रॉयल्टी अकाउंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी सा चैप्टर है। ये चैप्टर सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। सिंपल चैप्टर है, इंट्रोडक्शन समझ लिया तो हर एक चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। दिस इज अ पार्ट नंबर 1 जिसके अंदर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। यहां पर हम लोग इसका मीनिंग, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे एंड सबसे पहले यहां पर हम लोग समझेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब ये लोग कहना क्या चाहते हैं। सिंपल डायग्राम से भी समझेंगे। पहले हम लोग यहां पर सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि अगर एग्जाम के अंदर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो वहां पर आप लोगों के पास पॉइंट्स भी होने चाहिए जिसको आप लोग लिख सके। तो रॉयल्टी क्या होती है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। क्या आप सबको पता है कि रेंट हम लोग कब देते हैं? सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी घर में, किसी ओनर के घर में रह रही हूं तो मुझे वहां पर पीरियोडिकली रेंट देना पड़ेगा। महीने का रेंट, क्वार्टर का रेंट, ईयर का रेंट। पॉइंट क्लियर है? मैं किसी की कार को एक समय के लिए ले रही हूं, उसके लिए भी मुझे रेंट देना पड़ेगा। जो टर्म रेंट है उसी के लगभग सिमिलर मेरी रॉयल्टी है। बस डिफरेंस इतना सा है, रेंट में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के लिए देती हूं, लेकिन रॉयल्टी दोनों ही एसेट्स के लिए यूज कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स के लिए भी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी। मीनिंग क्लियर हो रहा है? जहां पर मैंने आपको बता दिया ये रेंट जैसा सिमिलर ही है, वहीं पर आधी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि रॉयल्टी भी क्या है, मुझे बस पेमेंट करनी होगी अगर मैं किसी की कोई चीज अपने घर यूज करने के लिए लेकर आती हूँ। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं रॉयल्टी का। रॉयल्टी क्या है? एक पीरियोडिकल पेमेंट है। पीरियोडिकल का मीनिंग समझ लेते हैं। यहां पर आप लोगों का टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है कि आपका रेंट हर 15 दिन में आएगा, हर महीने आएगा, हर क्वार्टर में आएगा, हर साल आएगा, हाफ ईयर आएगा, हर चीज यहां पर मेंशन होती है। तो यानी कि यहां पर क्या बोला गया है, रॉयल्टी क्या है? पीरियोडिकल पेमेंट है जो ओनर को पे की जाती है। कौन पे करता है? जिसके पास राइट है। किस चीज का राइट है? उसकी एसेट को यूज करने का। अब वो एसेट टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी। दोनों के मैं आपको एग्जांपल देती हूं। टेंजिबल एसेट लाइक लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, ये मेरी टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक मैं कॉपीराइट का दे रही हूं या फिर मेरी बुक को पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, इसका राइट दे रही हूं। ट्रेडमार्क हो गया, ये सभी चीजें किस चीज की है? इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? रॉयल्टी एक पीरियोडिकल पेमेंट है। किस चीज की पेमेंट कर रही हूं? ओनर को ये पेमेंट मिलती है क्योंकि वो अपनी एसेट को यूज करने का राइट आप लोगों को दे रहा होता है। तो आप लोग बदले में मुझे क्या देंगे? रेंट नहीं, रॉयल्टी। क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रॉयल्टी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रॉयल्टी है यहां पर अमाउंट दी जाती है जैसे हम लोग रेंट देते हैं। अब ये जो रॉयल्टी होती है ये क्यों पे की जाती है? क्योंकि हम लोग यहां पर स्पेशल राइट्स को देते हैं। कैसे स्पेशल राइट्स? लाइक अगर मुझे मेरी बुक को पब्लिश कराना है, मैंने मेरी बुक लिख तो दी लेकिन मुझे पब्लिश तो किसी और से करवाना पड़ेगा, तो उसको बुक को पब्लिश करने का राइट मैंने जिसको दिया है, यहां पर वो मुझे बदले में क्या देगा? रॉयल्टी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना है या फिर कोई पेटेंट राइट देना है, ये सभी मेरे रॉयल्टी के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पर्पस से हम लोग यहां पर बोलते हैं कि जिस भी पर्सन को रॉयल्टी रिसीव हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेसर, एंड जो रॉयल्टी दे रहा होता है उसको बोलते हैं लेसी या फिर टेनेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जिस भी पर्सन को रॉयल्टी मिलती है ही इज द लेसर, एंड जिसको रॉयल्टी दी जा रही होती है ही इज द लेसी। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बोला गया रॉयल्टी किस बेसिस पर कैलकुलेट होती है? प्रोडक्शन या फिर सेल्स। वहां पर बोला जाता है अगर आप लोगों ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो इसकी इतनी रॉयल्टी है, कि पर टन की रॉयल्टी इतनी है, तो आपने जितना भी प्रोड्यूस किया है उसकी रॉयल्टी निकाल लो। ₹1 मिलेगा आपको पर
पर पीस का, 1 रुपीज मिलेगा पर पीस का। तो अगर आपने 100 पीस बनाए हैं तो वहां पर आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करके आपकी रॉयल्टी को कैलकुलेट कर देंगे। यही चीज बोली गई है कि रॉयल्टी किस बेस पर पे की जाती है, प्रोडक्शन या फिर सेल्स के बेसिस पर। आप लोगों को बोलेंगे इतनी प्रोडक्शन हुई है तो उस हिसाब से रॉयल्टी निकाल लो, या फिर इतनी सेल्स हुई है उस हिसाब से आप लोग आपकी रॉयल्टी को निकाल लो। पॉइंट क्लियर हुआ, मीनिंग क्लियर हुआ। यही था हमारा सिंपल सा मीनिंग रॉयल्टी का। रॉयल्टी एक पीरियोडिकल पेमेंट है, रेंट की तरह हम लोग इसको देते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरीके से देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी एसेट को यूज करने का राइट किसी और पर्सन को दे रहे होते हैं। एंड यहां पर क्यों दे रहे होते हैं, किस तरीके की स्पेशल राइट्स हम लोग दे रहे होते हैं, लाइक बुक को पब्लिश करना, मैन्युफैक्चर करना, पेटेंटी को देना, इस तरीके की चीजों के लिए हम लोग रॉयल्टी देते हैं। जिस पर्सन को रॉयल्टी मिल रही होती है वो लेसर होता है, जिस पर्सन को रॉयल्टी दी जा रही होती है, यानी कि जो पर्सन रॉयल्टी दे रहा होता है वो पर्सन होता है लेसी। एंड ये जो रॉयल्टी होती है ये प्रोडक्शन एंड सेल्स के बेसिस पर दी जाती है। बेसिक से एग्जांपल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर क्या है, मिस्टर एक्स ओनर है किसी एसेट के, एंड ये इनके पास मिस्टर वाई आता है। ये कौन है, मिस्टर वाई, लेसी। यानी कि मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स की एसेट रेंट पर चाहिए, यानी कि टेम्परेरी यूज के लिए चाहिए। तो मिस्टर एक्स क्या कहते हैं कि आप लोग मेरी एसेट तो ले जाओ, लेकिन इन रिटर्न मुझे क्या दो, रॉयल्टी दे दो। आप लोगों को 1 महीने के लिए गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी तो ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे क्या दो, रॉयल्टी। एग्जाम्पल समझ आया? तो जिसकी एसेट थी वो पर्सन हुआ लेसर, एंड जिसने एसेट लेनी थी वो पर्सन हुआ लेसी। अब मैंने वहां पर आपको बताया कि जो मेरा रॉयल्टी होता है वो 2 तरह की एसेट्स के लिए यूज होता है, एक टेंजिबल एसेट्स एंड एक इनटेंजिबल एसेट्स। दोनों ही एसेट्स के मैं यहां पर आप लोगों को एग्जाम्पल बताने वाली हूं ताकि चीजें माइंड के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहां पर एग्जाम्पल है टेंजिबल एसेट का। टेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल क्या है कि यहां पर हमारे इंडिया के अंदर जो कोल माइनिंग है वो किसका राइट है, गवर्नमेंट का। किसके अंडर होती है कोल माइनिंग, गवर्नमेंट के अंदर। अब क्या गवर्नमेंट खुद से जाकर कोल की माइनिंग करेगा, नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, किसी को हायर करना पड़ेगा जो उनके बिहाफ पर कोल की माइनिंग करे। इतनी बात क्लियर है? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट दिया एक कंपनी को विच इज एक्स प्राइवेट लिमिटेड। इतनी बात क्लियर है? एक कंपनी को राइट दिया कि आप लोग कोल की माइनिंग करेंगे, तो गवर्नमेंट ने राइट दिया एक्स प्राइवेट लिमिटेड को। अब ये जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है ये कोल की माइनिंग करेंगे एंड गवर्नमेंट को इन रिटर्न क्या देंगे, रॉयल्टी देंगे। इतनी बात क्लियर है? क्या देंगे इन रिटर्न, रॉयल्टी देंगे। तो ये एग्जाम्पल था आप लोगों का यहां पर किस चीज का, टेंजिबल एसेट का। एंड गवर्नमेंट जिसके पास राइट था वो है लेसर, एंड जिसको उसने राइट दिया वो है लेसी। अब बात करेंगे यहां पर एक इंटेंजिबल एसेट की। यहां पर एक ऑथर है, ऑथर मतलब बुक राइटर है, उसने अपनी एक बुक लिखी है। अब उसकी खुद की बुक है यानी कि वो ओनर है, एंड जो ओनर होते हैं उसको रॉयल्टी वाले चैप्टर में क्या बुलाते हैं, लेसर। अब उसने बुक तो लिख दी लेकिन उस बुक को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट क्या वो खुद बैठकर करेगा, नहीं, उसको प्रिंट किसी और के थ्रू कराना पड़ेगा। तो वो दे रहा है एक प्रोडक्शन हाउस को अपनी बुक कि आप लोग इस बुक को प्रिंट करो एंड मार्केट के अंदर सेल करो। तो प्रोडक्शन कंपनी कहती है ठीक है लाओ मुझे राइट दे दो। यहां पर ऑथर ने राइट दिया एंड क्या किया कि आप प्रिंट करो एंड सेल करो। किसको राइट दिया, प्रोडक्शन हाउस को। तो प्रोडक्शन हाउस यहां पर क्या हुआ, लेसी। एंड इन रिटर्न ये लेसी आपके जो ऑथर है उसको क्या देगा, रॉयल्टी देगा। आई होप यहां पर आप लोगों को रॉयल्टी का मीनिंग विद एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर एंड इसके कुछ फीचर्स देखते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट्स के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहली चीज, रॉयल्टी एक पीरियोडिक पेमेंट है। पीरियोडिक मतलब समझ आया कि या तो 15 डेज में पेमेंट जानी है, ईयरली जानी है, मंथली जानी है, क्वार्टरली जानी है, हाफ ईयरली जानी है। आप लोगों का एक स्पेसिफिक पीरियड है। नेक्स्ट फीचर क्या है, यहां पर अब रॉयल्टी दी क्यों जाती है, क्योंकि ओनर अपनी एसेट को यूज करने का राइट किसी और को दे रहा है, इसीलिए रॉयल्टी वहां पर दी जाती है। एंड तीसरी चीज यहां पर जो है ये एक रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू आइटम का मतलब समझते हैं जो करंट एसेट से होती है। इतनी बात क्लियर है? अब रेवेन्यू आइटम कैसे, अगर मैं रॉयल्टी पे कर रही हूं तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड अगर रॉयल्टी मुझे मिल रही है तो वो मेरी रेवेन्यू इनकम है। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट फीचर है यहां पर रॉयल्टी अगर प्रोडक्शन के बेस पर दी जा रही है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगी, अगर वो सेल्स के बेसिस पर दी जा रही है तो वो मेरा सेलिंग एक्सपेंस
बिजनेस होगा। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट इन्वॉल्व है कि प्रोडक्शन वाली हर एक चीज कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, एंड सेलिंग वाले जितने भी खर्चे होते हैं कहां ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दो फीचर्स हम लोगों ने यहां पर एक साथ पढ़े हैं कि अगर आप लोगों की रॉयल्टी प्रोडक्शन के बेस पर दी जा रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगी, अगर सेल्स के बेसिस पर दी जा रही है तो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर ऐड होगी। अल्टीमेटली साल के अंदर मुझे इसको एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। अब अगर प्रोडक्शन वाली है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, एंड सेलिंग वाली है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगी। आई डोंट थिंक ये पॉइंट मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, एंड हम लोगों को पता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं एंड मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं। लास्ट फीचर है यहाँ पर कि रॉयल्टी आप लोगों का एक नॉमिनल अकाउंट है। मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पता है तो वेल एंड गुड, कमेंट करके आप लोगों के आंसर्स मुझे जरूर बताएंगे, एंड अगर नहीं पता तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इन सभी अकाउंट्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वहां पर हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर समझा था कि हमारे अकाउंट्स कितने टाइप्स के, जो भी था वहां पर हम बहुत समराइज करके बताते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आप लोगों के सभी इनकम्स, सभी गेन्स एंड सभी खर्चे आते हैं। तो रॉयल्टी आप लोगों का खर्चा है, इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर रॉयल्टी इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब फीचर यहाँ पर समझ आ चुके हैं। बात करते हैं कि रॉयल्टी के अंदर, रॉयल्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्या क्या राइट्स किसके पास होते हैं। राइट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या क्या राइट है, आप लोगों से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कराया जा सकता है, यानी कि रॉयल्टी किस किस चीज से रिलेट कर सकती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कराया जा सकता है, पेटेंट्स का राइट दिया जा सकता है, या फिर बुक को पब्लिश करने का या फिर सेल करने का राइट यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है, एंड मैनी मोर, काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिसके लिए रॉयल्टी को पे किया जाता है। मेजरली यहाँ पर कितने टाइप्स की बात की है, माइनिंग की, पेटेंट की एंड कॉपीराइट की। इन सबके मीनिंग समझने तो नीचे आप लोगों को मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत है। कोल की माइनिंग हमारे माइनिंग रॉयल्टी के अंदर आएगी, एंड उसके बाद पेटेंट रॉयल्टी, एंड उसके बाद कॉपीराइट रॉयल्टी। पब्लिशिंग वाली चीजें हमारी कॉपीराइट के अंदर आएगी। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर ये वीडियो मेरे चैनल से उठा करके कोई अपने चैनल पर डालेगा तो वहां पर भी मैं क्या दूंगी, वो मेरी वीडियो को विदाउट माय राइट, मेरी परमिशन के बिना वो मेरी वीडियो को अपने चैनल पर डालेगा, एंड उससे अगर अर्न करेगा तो वहां पर भी क्या होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक। बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर काइंड्स ऑफ रॉयल्टी दिख रही होगी। यहाँ पर दो अलग एग्जांपल है, माइनिंग रॉयल्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, इनकी मैंने आपको पीछे भी बात बताई है। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, प्रोडक्शन रॉयल्टी या फिर अदर रॉयल्टी। कोई भी रॉयल्टी इसके अंदर आ सकती है, चाहे आपकी टेंजिबल एसेट से रिलेट करती हो या फिर इनटेंजिबल एसेट से। दिस इज फॉर जनरल नॉलेज कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर माइनिंग रॉयल्टी की बात हो रही है, अब देखो यहाँ पर आपसे एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो वहां पर ये सब चीजें यूज ना करके सिर्फ इनके नाम यूज हो रहे होंगे। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सी रॉयल्टी के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक अगर क्वेश्चन में बोला है लेसी एंड लैंडलॉर्ड, तो वहां पर वो लोग माइनिंग रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। एंड अगर इन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पब्लिशर एंड ऑथर की बात हो रही है तो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट एंड पेटेंटी की बात हो रही है तो पेटेंट रॉयल्टी हो गई, प्रोड्यूसर एंड लैंडलॉर्ड हुआ तो प्रोडक्शन रॉयल्टी, यूजर एंड ओनर हुआ तो अदर रॉयल्टी। ये चीज लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक बार नजर से निकालना है ताकि क्वेश्चन करते टाइम ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्लिक हो जाए। बेसिक नॉलेज के लिए है, ये आपको लर्न नहीं करना है। आगे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे रॉयल्टी वाले चैप्टर के अंदर मेजरली कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज मेरे रॉयल्टी वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूड है। दो पार्टीज आर देयर आर टू पार्टीज, लैंडलॉर्ड एंड लेसी। कौन कौन सी पार्टीज हैं, लैंडलॉर्ड एंड लेसी। आई होप यहां तक आते आते आपको इतना समझ आ चुका है। लैंडलॉर्ड कौन है, ओनर ऑफ द एसेट, जिसके पास एसेट का राइट पहले से ही है, जो एसेट का ओनर है वो बोला जाता है लैंडलॉर्ड। एंड लेसी कौन है, जिसको मैं राइट दे रही हूं टेम्परेरी,
पीरियोडिकली। पॉइंट क्लियर है? जिसको मैं राइट दे रही हूँ कि हाँ आप लोग मेरी एसेट को यूज कर सकते हो, हाँ आप लोग मेरी बुक को पब्लिश कर सकते हो, इस तरीके की राइट्स मैं जिस भी पर्सन को दूंगी वो है लेसी। तो ये दोनों पार्टीज मेरे रॉयल्टी वाले चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करेंगे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि रॉयल्टी को अगर समझना है तो रेंट को समझ लो। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, क्या ये दोनों सिनोनियम है? रेंट की जगह रॉयल्टी, रॉयल्टी की जगह रेंट यूज कर सकते हैं? सो माय आंसर इज नो। यहाँ पर डिफरेंस को समझेंगे कि रेंट एंड रॉयल्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। रेंट हम ओनर को देते हैं जब भी हम उसकी किसी एसेट को यूज करते हैं, लेकिन वो एसेट आप लोगों की टेंजिबल एसेट होनी चाहिए। टेंजिबल एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन। वेयर एज जो आपकी रॉयल्टी है वो कब पे करते हैं? वो भी हम लोग ओनर को ही पे करते हैं, लेकिन किस एसेट के लिए? वो एसेट आप लोगों की खाली टेंजिबल ही नहीं बल्कि इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर बोला गया है कि रेंट की पेमेंट आप लोग किस बेस पर करते हैं? तो रेंट की पेमेंट मैं टाइम के बेस पर करती हूँ कि हाँ अब 6 मंथ्स हो चुके हैं, अब रेंट पे कर दो, अब ईयर हो चुका है, अब रेंट पे कर दो। लेकिन रॉयल्टी के केस में जितने भी यूसेज होता है उस यूसेज के हिसाब से आप लोग रॉयल्टी को पे करते हैं। लाइक 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई तो उस हिसाब से रेंट दे दो, 50,000 यूनिट सेल हुई तो उस हिसाब से रॉयल्टी दे दो। इसीलिए बोला गया रेंट आपका टाइमली पे होता है टाइम बेसिस पर, लेकिन रॉयल्टी आपकी यूसेज के बेसिस पर होती है कि कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर कितनी सेल्स कर रहे हो, इस बेसिस पर आप लोगों की रॉयल्टी पे होती है। आई होप यहाँ पर मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है एंड साथ ही रेंट एंड रॉयल्टी के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर एंड यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं कि रॉयल्टी वाले चैप्टर को पढ़ते पढ़ते या फिर इसके न्यूमेरिकल्स को करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों के सामने आएंगी, उन टर्म्स का मीनिंग यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म्स अगर यहाँ नहीं समझोगे तो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो हर एक चीज आपके सर के ऊपर से जा रही होगी। तो बेस्ट थिंग इज कि यहीं पर आप लोग हर एक टर्म का मीनिंग समझते चलो ताकि न्यूमेरिकल करना आप लोगों के लिए एंड न्यूमेरिकल करवाना मेरे लिए, दोनों के लिए ही ये चीजें आसान हो जाए। यहाँ पर हम लोगों की फर्स्ट टर्म क्या है? मिनिमम रेंट। क्या है फर्स्ट टर्म? मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को हम लोग डेड रेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं। मिनिमम रेंट होता क्या है? अब यहाँ पर ओनर क्या करता है? राइट देता है किसी को अपनी एसेट को यूज करने का। अब वो एसेट को यूज कर रहा है एंड बदले में ओनर को रॉयल्टी दे रहा है। अब ओनर यहाँ पर समझदार था, वो कहता है कि अगर तुमने इस एसेट का यूज करके सही से काम नहीं किया तो यहाँ पर तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नई बात समझ आई? दोबारा समझो। ओनर क्या करता है? वो कहता है कि आप लोग इतनी यूनिट सेल करो एंड सेल के बेसिस पर इतनी % रॉयल्टी मुझे दे देना। अब यहाँ पर ओनर सोच में पड़ता है कि इन केस ये लेसी जो है ये कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरी सेल्स ही ना हो या वो सेल ही ना कर पाए, तो ओनर का तो क्या हो गया? यहाँ पर नुकसान हो गया। तो वहां पर वो अपना दिमाग लगाता है एंड लेसी को कहता है कि अगर इन केस तुम मेरे बेसिस पर सेल नहीं कर पाए, अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई या फिर अच्छी सेल्स नहीं हुई, तो आप मुझे गारंटी दो कि सेल्स हो चाहे ना हो एटलीस्ट इतनी अमाउंट तो आप लोग मुझे पे करेंगे। कोई बात नहीं, दोबारा एक बार अच्छे से समझते हैं ताकि चीज आप लोगों को क्लियर हो जाए। मिनिमम रेंट का मतलब क्या होता है? एक ओनर है, एक लेसी है। ओनर ने लेसी को अपनी बुक्स दी कि इसको प्रिंट करके और मार्केट में सेल करो, बदले में मुझे रॉयल्टी दे देना। तो उसने कहा था जितनी भी आप सेल्स करोगे उसकी हर सेल्स का 1 रुपया मुझे देना। तो अब 1 रुपया मुझे देना। अब वो माइंड लगाता है, ओनर सोचता है कि इन केस कोई ऐसा टाइम आएगा कि वो मेरी बुक सेल ही नहीं कर पाएगा तो ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या कहता है? वो अपना स्मार्ट दिमाग यूज करता है एंड उसको कहता है लेकिन एक शर्त मेरी ये है कि आप लोगों को मिनिमम डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी सेल्स हो या ना हो, आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, प्रिंटिंग हो या ना हो, एटलीस्ट आप मुझे फिर भी इतनी अमाउंट तो दोगे ही दोगे। तो इतनी अमाउंट जितनी उसको देनी ही देनी पड़ेगी, दैट विल बी टर्म्ड एज मिनिमम रेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या है ध्यान से समझना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर आपका मिनिमम रेंट
रॉयल्टी से ज्यादा है। रॉयल्टी से ज्यादा कैसे? सपोज वो आपकी 10 ही बुक सेल कर पाया एंड उसको 1000 रुपीज वो दे रहा है एंड इनका मिनिमम रेंट कितना डिसाइडेड था? इट वाज 5000 रुपीज। ध्यान से दोबारा समझना, एक केस ऐसा हो सकता है कि रॉयल्टी कम है एंड मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो वहां पर हम रॉयल्टी खत्म कर देंगे क्योंकि हमारा एटलीस्ट 5000 तो था ही था कि कुछ भी हो एटलीस्ट 5000 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो यहां पर मैं कितना पे करूंगी? 5000। वहीं इसका उल्टा भी हो सकता है। अब यहां पर रॉयल्टी आपकी 5000 है लेकिन मिनिमम रेंट आपका 1000 है, तो अब इस केस के अंदर आप क्या करेंगे? इस केस के अंदर आप लोगों को जो भी ज्यादा है वो मिलने वाला है विच इज 5000 रुपीज, यानी कि यहां पर मिनिमम नहीं आपको रॉयल्टी मिलेगी। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं? मिनिमम रेंट का मतलब होता है जो ओनर पहले ही अड़ जाता है कि एटलीस्ट मैं इतना तो लूंगा ही लूंगा, इससे ऊपर जितनी भी सेल्स होंगी उस हिसाब से मुझे दे देना, तो इतना मैं लूंगा ही लूंगा, तो इतने वाले को क्या बोलते हैं? मिनिमम रेंट। अब एग्जांपल दिया, हो सकता है आपकी रॉयल्टी कम है एंड जितना उसने लेना था वो ज्यादा है, यानी कि मिनिमम रेंट ज्यादा है विच इज 5000, तो यहां पर वो रॉयल्टी नहीं मिनिमम रेंट लेगा। इस केस का उल्टा भी हो सकता है कि मिनिमम रेंट 5000 उन्होंने डिसाइड किया था एंड रॉयल्टी यहां पर आप लोगों की 10,000 बैठ जाती, तो अब यहाँ वो 5,000 लेगा या 10,000? इट इज ऑब्वियस कि वो यहाँ पर 10,000 लेने वाला है, तो यही चीज यहाँ पर थी। मिनिमम रेंट तो आप लेंगे ही लेंगे, इससे ऊपर जितनी भी अमाउंट बैठ रही है उस अमाउंट को आप लोग ले लेंगे। यही यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट के अंदर बोला गया है। क्या बोला गया है? दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो ही ओनर को दिया जाएगा। अब मिनिमम रेंट को हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं? डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। इट इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड दैट द मिनिमम रेंट मे और मे नॉट वेरी इन डिफरेंट ईयर्स, एंड ये भी कहा जाता है कि मिनिमम रेंट आप लोगों का फिक्स्ड भी हो सकता है एंड हर ईयर का मिनिमम रेंट अलग भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहाँ पर हम लोगों ने मिनिमम रेंट का मीनिंग समझा, उसके अदर नेम्स देखे हैं एंड किस केस के अंदर मिनिमम रेंट दिया जाएगा एंड किस केस के अंदर रॉयल्टी को दिया जाएगा, हर एक चीज यहां पर हम लोगों ने सीखी है। अब द थिंग इज, आप लोग बोलेंगे उन्होंने ये चीज डिसाइड क्यों की कि मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा। अभी मैंने पीछे भी आप लोगों को क्लियर किया, ओनर अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहता था, अपने आप को सेफ रखना चाहता था कि इन केस मार्केट में कभी ऐसा टाइम आता है कि उसकी बुक्स नहीं सेल हो पा रही है तो उसका तो घर खाली हो जाएगा, तो उसने क्या करा? अपनी एक फिक्स रोजी रोटी बनाकर रखी कि सेल हो चाहे ना हो एटलीस्ट इतना तो मुझे देना, इससे उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्स हो रही है, काम अच्छा चल रहा है, तो उसके ऊपर की अमाउंट, उसकी जितनी भी रॉयल्टी बैठती है वो उसको दी जाएगी। मिनिमम रेंट का मीनिंग क्लियर हो? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को अगर समझना है तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी कि आप लोगों का मिनिमम रेंट तो था 10,000। कितना था? 10,000, लेकिन जो रॉयल्टी वो कमा पाया, कमा कैसे पाया? ओनर ने कहा था जितनी भी सेल्स होंगी उसके बेसिस पर रॉयल्टी दे देना, तो वो कितनी रॉयल्टी मुझे दे पाया? वो रॉयल्टी दे पाया मुझे 3000 रुपीज की, तो इसके बीच में कमी कितने की है? 7000 की, तो इस 7000 को मैं क्या बुलाऊंगी? शॉर्ट वर्किंग। न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर ये टर्म्स आप लोगों को बहुत काम में आने वाली है। जब भी आप लोग मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी करेंगे, जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट। पॉइंट क्लियर हुआ? चीजें समझ आ रही है? जब भी आपका मिनिमम रेंट ज्यादा है एंड रॉयल्टी कम है, तो वहां पर आपको समझना है कि यहां पर आप लोगों की शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग मतलब आप घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि रॉयल्टी होगी तो ज्यादा होगी, लेकिन वो ज्यादा रॉयल्टी कमा ही नहीं पा रहा, वो बस मुझे मिनिमम ही अमाउंट दे पा रहा है, तो ये मेरा घाटा है, इसीलिए यहां पर शॉर्ट वर्किंग बोला गया है। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालनी है? मिनिमम रेंट में से जितनी भी उसने रॉयल्टी कमाई है उसको माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगी मेरी शॉर्ट वर्किंग की आएगी। एग्जांपल ये रहा, मिनिमम रेंट 10,000 था, रॉयल्टी वो 3000 दे पाया, तो यहां पर जब माइनस किया तो 7000 इज माय शॉर्ट वर्किंग। अब ये शॉर्ट वर्किंग होती क्यों है? क्योंकि हो सकता है उन्होंने अभी अभी अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी उतनी वो जितनी कर सकते हैं उतनी ना वो प्रोडक्शन कर पाए ना ही सेल्स कर पाए। इस रीजन से हो सकता है कि सिर्फ इस साल के अंदर उसकी शॉर्ट वर्किंग आ रही है, नेक्स्ट ईयर से वो ग्रो कर जाएगा। एंड ये जो शॉर्ट वर्किंग होती है ये लेसी के लिए एक लॉस है। क्या है? लेसी के लिए लॉस है। क्यों है? ध्यान से समझना। लेसी को वादा किया गया था कि जब आपकी सेल्स होंगी उस सेल्स के बेसिस पर मुझे पेमेंट कर देना, लेकिन साथ में क्या बोला गया?
एटलीस्ट इतना तो देना ही पड़ेगा। लेसी खुश था कि कम से कम इतनी सेल तो मैं कर ही लिया करूंगा, लेकिन क्योंकि ये उसका पहला ही साल था, भी उसका बिजनेस इतना ग्रो नहीं हुआ, तो लेसी ने क्या किया, इस साल वो इतनी सेल्स नहीं कर पाया। सेल्स नहीं की, लेकिन उसको पेमेंट तो फिर भी करनी पड़ेगी, तो ये उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसीलिए बोला गया है कि शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए एक लॉस है। पॉइंट क्लियर है। अब इस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से किया जाता है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो अपनी शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि साल के आखिर में जितने भी इनकम, गेन, एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। आई होप मीनिंग एंड इसके अंदर कवर्ड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी शॉर्ट वर्किंग भी दो तरह की है, पहली रिकूप्ड एंड दूसरी अनरिकूप्ड। इजी टर्म से बोलूं, रिकूप्ड मतलब रिकवरेबल, जिसको आप रिकवर कर सकते हैं, एंड दूसरी अनरिकवरेबल, उसको बोलते हैं अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। मीनिंग क्या है दोनों का यहाँ पर समझते हैं। अब ओनर क्या था, यहाँ पर चालाक बन रहा था, उसने कहा मार्केट में सेल हो चाहे ना हो, मुझे एटलीस्ट इतना तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो क्या लेसी यहाँ पर बेवकूफ है? नहीं, लेसी के पास भी आइडिया आता है कि अच्छा इसने ये कह दिया कम पड़ेगा तो तुम्हें देना पड़ेगा, जितना भी कम पड़ेगा मिनिमम इतना तो देना पड़ेगा। तो लेसी यहाँ पर होशियारी दिखाता है, वो कहते हैं अब तुम मेरी बात सुनो कि इन केस तुम्हें किसी साल में एक्स्ट्रा मिल रहा है तो तुम एक्स्ट्रा तो मुझे मत देना, लेकिन उस एक्स्ट्रा में से तुम्हें जो मैंने एक्स्ट्रा दिया वो माइनस कर देना। कैसे, यहीं पर बात समझते हैं। अब सपोज मिनिमम रेंट था यहाँ पर आप लोगों का 10,000, लेकिन जब उसने कैलकुलेट किया तो उसकी रॉयल्टी आती है 17,000। रॉयल्टी कितनी आ रही है उसकी? 17,000। लेकिन वो पिछले साल देखता है तो वो देखता है कि ओनर ने उस पर कितने जुल्म किए। कैसे जुल्म किए? क्योंकि लास्ट ईयर में, मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर रही हूँ लास्ट ईयर में भी मिनिमम रेंट 10,000 था। क्या था लास्ट ईयर में? मिनिमम रेंट 10,000 ही था, एंड रॉयल्टी वहां पर 7,000 की आ रही थी। कितनी आ रही थी? 7,000 की। तो मुझे इसको यानी कि ओनर को 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़े। कितने देने पड़े एक्स्ट्रा? 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़े। दोबारा ध्यान से समझो, ये मेरा करंट ईयर है। इस साल में क्या होता है, मिनिमम रेंट तो 10,000 था, लेकिन जैसे ही मैंने रॉयल्टी को काउंट किया तो रॉयल्टी उसकी 17,000 बैठ रही थी। अब 17,000 बैठ रही थी, तो यहां पर ओनर क्या कहता है, अब मुझे 10,000 नहीं, मुझे तो पूरे 17,000 चाहिए। तो यहां पर ये जो लेसी होता है ये कलपता रहता है, और ये क्या कहता है कि पिछले साल का सीन याद है, पिछले साल भी तुम्हारा मिनिमम रेंट 10,000 था एंड रॉयल्टी 7,000 थी, तब तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। पिछले साल मैंने 3,000 एक्स्ट्रा तुम्हें दिए, मेरी सेल्स नहीं हुई, मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था, फिर भी तुमने मेरे से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए। अब ये जो 3,000 है मैं तेरे एक्स्ट्रा चार्जेस में से काटूंगा। अब कहने को तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं? 7,000। एक्स्ट्रा कितना अर्न किया इसने मिनिमम रेंट से? 7,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न किया है। लेसी कह रहा है कि मैं यहां पर तेरी तरह इतना भी चालाक नहीं बनूंगा कि पूरे के पूरे 7,000 मैं तेरे से ले लूं। सिर्फ कितने लूंगा? जितने तूने मेरे से एक्स्ट्रा लिए। तो इसने कितने एक्स्ट्रा लिए यहाँ पर? सिर्फ 3,000। तो उसने कहा इन 7,000 में से 3,000 रुपए मैं अपने काट लूंगा। तो यानी कि ये जो 3,000 वो काट रहा है, ये कौन सी अमाउंट है? रिकूपेबल अमाउंट है, ये उसने रिकवर कर ली है। बात क्लियर है? एंड कितनी अमाउंट यहां पर रहती है? 4,000 रुपीज। कितनी अमाउंट रहती है? 4,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। रिकूपेबल एंड रिकवरेबल वाली चीजें, कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोगों को क्लियर हो चुका है। अब यहां पर अनरिकवरेबल, इररिकवरेबल या फिर अनरिकूपेबल की बात करते हैं कि ये कौन सी अमाउंट है। अब सपोज एक्स्ट्रा तो उसके पास 1,000 है, लेकिन मैंने इसको एक्स्ट्रा दे रखा था 3,000, तो अब यहां पर 2,000 मैंने फिर भी एक्स्ट्रा दे रखा है जिसको मैं अभी रिकवर नहीं कर पाई हूं। इस अमाउंट को कहते हैं अनरिकवरेबल अमाउंट। मीनिंग क्लियर हुआ? शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है जब भी मिनिमम रेंट आपका ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, दैट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट वर्किंग। अब दो तरीके की शॉर्ट वर्किंग है, कौन कौन सी? रिकूपेबल एंड अनरिकूपेबल। रिकवरेबल या फिर अनरिकवरेबल। रिकवर कैसे करना है समझ आया? जहां ओनर चालाकी दिखा रहा था, लेसी ने भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन लेसी के अंदर फिर भी दया थी, वो सारा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता। वो कितना लेता है? जितना ओनर ने उससे एक्स्ट्रा लिया है सिर्फ वो ही एक्स्ट्रा लेता है।
एग्जाम्पल के साथ समझे। अब इन केस वो कुछ चीज रिकवर नहीं कर पाया, ओनर ने तो ज्यादा 10,000 रुपए ज्यादा ले रखे हैं, लेकिन लेसी को कितने देने हैं, वो मतलब पूरी रिकवर नहीं करता, वो यहां पर क्या करता है, कुछ ही अमाउंट रिकवर कर पा रहा है। तो जो अमाउंट वो रिकवर नहीं कर पाया उस अमाउंट को हम लोग अनरिकवरेबल में डालते हैं, अनरिकूपेबल में डालते हैं। एंड जितनी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाता उतनी अमाउंट को मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भेज देती हूँ। क्यों? क्योंकि यहां पर लेसी सिर पर हाथ रखकर ये समझ चुका होता है कि ये तो मेरा पक्का ही पक्का नुकसान हो गया, अब मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता। आई होप यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग एंड इसके टाइप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो रिकूपमेंट है, यानी कि जो रिकवरी है, मैं कितने सालों तक अपने ओनर से रिकवरी कर सकती हूँ। लेसी कितने सालों तक अपने ओनर से रिकवरी कर सकता है, कितने सालों तक कर सकता है, वो आपके क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा कि आप सिर्फ अगले साल ही रिकवर कर सकते हैं या फिर आप अगले 2 सालों में रिकवर कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा। तो मैं 2 साल बोले तो 2 साल तक ही रिकवर कर सकती हूँ, 4 साल बोले तो 4 साल तक रिकवर कर सकती हूँ। टाइम पीरियड वहां पर आप लोगों का मेंशन होगा। पॉइंट दे रहे, यही सभी यहाँ पर पॉइंट्स आप लोगों को लिखे हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर वहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है तो आप हर फॉलोइंग ईयर के अंदर आपकी अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। एंड अगर टाइम पीरियड स्पेसिफिक है तो उनकी बात सुनते जाओ एंड उसको रिकूप करते जाओ। एंड अगर कोई भी अमाउंट ऐसी है जो आप रिकवर नहीं कर पाए हैं तो उस अमाउंट को आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब बात आती है, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो जब तक जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 केसेस पढ़ने वाले हैं। 3 केसेस कौन कौन से? अगर रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट में मेरा मिनिमम रेंट ज्यादा है, क्या बोला मैंने? फर्स्ट केस मेरा होगा जब आपका मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, रॉयल्टी कम होगी। सेकेंड केस कौन सा है? जब दोनों सेम होंगे। एंड थर्ड केस कौन सा है? जब रॉयल्टी ज्यादा है एंड मिनिमम रेंट कम है। तीनों ही तरीके के केस यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही बात आप लोगों की इन 3 सेंटेंसेस के अंदर बोली गई है। 3 केस पढ़ेंगे, ये तीनों केस के अंदर हम लोग किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर करते हैं, हर एक चीज यहां पर अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 के अंदर। हम लोग लेसी एंड लेसर दोनों की ही बुक्स के अंदर एंट्री को सीखने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। अब जहां पर लेसर लिखा हुआ है वहां पर मैं लिख देती हूँ ओनर। दूसरी पार्टी आप समझ जाना कि मैं लेसी किसको कह रही हूँ, क्योंकि अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है तो ये चीज माइंड में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि लेसी किसको कहते हैं एंड लेसर किसको कहते हैं। लेसर में ओ आ रहा है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लेसर इज द ओनर। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक जिस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि लेसर में ओ आ रहा है तो ओ फॉर ओनर, लेसर इज द ओनर एंड द सेकेंड पार्टी विल बी टर्म्ड एज लेसी। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर सीखते हैं जर्नल एंट्रीज को करना। क्या जर्नल एंट्री है? यहां पर फर्स्ट जर्नल एंट्री यहां पर होगी आप लोगों की कि आप लोगों को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी तो मैं हूं लेसी, मैं रॉयल्टी पे करूंगी तो मेरे लिए तो ये हुआ खर्चा। तो यहां पर खर्चा है मेरा तो मैंने रॉयल्टी अकाउंट को कर दिया डेबिट, क्योंकि हर एक्सपेंस को मैं डेबिट करती हूं। ध्यान से सुनना, यहां पर जो मैं जर्नल एंट्री सिखा रही हूं ये मेरे केस नंबर 1 की है। केस नंबर 1 की मतलब यहां पर आप लोगों का मिनिमम रेंट जो है वो ज्यादा होगा एंड आपकी रॉयल्टी कम होगी। बात समझ आ रही है? रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है। एंड जहां पर भी आपका मिनिमम रेंट ज्यादा होता है वहां पर शॉर्ट वर्किंग होती ही होती है। तो इसीलिए शॉर्ट वर्किंग भी यहां पर डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग मेरा लॉस है एंड लॉसेस को भी हम लोग करते हैं डेबिट। एंड ये दोनों चीजें किसको दी जा रही है? चाहे रॉयल्टी है चाहे शॉर्ट वर्किंग है, दोनों ही चीजें मेरे लैंडलॉर्ड को या फिर मेरे ओनर को दी जा रही हैं। फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई। जितने भी एंट्रीज हैं सबसे पहले मैं लेसी की बुक में सिखा रही हूँ। केस नंबर 1 मेरा चल रहा है जहां पर मिनिमम रेंट ज्यादा है एंड रॉयल्टी कम है। अब मैं लेसी हूं तो मुझे रॉयल्टी देनी है। रॉयल्टी मेरा खर्चा है इसीलिए डेबिट हुआ है। अब मिनिमम रेंट है तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग भी है एंड शॉर्ट वर्किंग मेरा लॉस है इसीलिए ये भी डेबिट है। एंड दोनों ही चीजें मैं किसको दे रही हूँ? मेरे ओनर को दे रही हूँ, मेरे लैंडलॉर्ड को दे रही हूँ, इसीलिए ये मेरा क्रेडिट हुआ है। अब मुझे देखना है ये सेम ही एंट्री लेसर की बुक में कैसे करेंगे, ओनर की बुक में कैसे करेंगे। तो ओनर को क्या होगा? रॉयल्टी रिसीव होगी। तो रॉयल्टी रिसीव होगी तो उसकी इनकम है एंड इनकम्स क्या होती है? क्रेडिट। इसीलिए यहां पर लिखा है टू रॉयल्टी रिसीवेबल। क्या लिखा है यहां पर? टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। एंड ये रॉयल्टी किससे मिलेगी?
लेसी से, इसीलिए लेसी अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है। फर्स्ट जर्नल एंट्री आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट एंट्री हमारी सिंपल थी, यहाँ पर आप लोगों को जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये बेसिक चीजें आनी जरूरी है, तभी ये चीजें, ये लॉजिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। सेकेंड एंट्री समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हिसाब किताब जोड़ा, अब एक्चुअल में पेमेंट करनी है। मैं हूं लेसी, मुझे रॉयल्टी पे करनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे पास से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंड किसके पास जा रहा है, लैंडलॉर्ड के पास, इसीलिए डेबिट हो रहा है। अब सेम ही एंट्री मेरे लेसर की बुक के अंदर क्या होगी, लेसर के पास पैसा आ रहा है, ओनर के पास पैसा आ रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट को वो तो डेबिट कर रहा है, लेकिन किसके पास से आ रहा है, लेसी के पास से, इसीलिए लेसी को उसने क्या किया है, क्रेडिट। एंट्री समझ आई, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोगों को याद है, साल के आखिर में जितने भी मेरे खर्चे हैं, जितनी भी मेरी इनकम्स हैं, उनको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करती हूँ। तो बात करते हैं लेसी की। लेसी की यहाँ इनकम हुई है या खर्चा, खर्चा हुआ है। खर्चे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एंड कौन सा यहाँ पर खर्चा हुआ है, रॉयल्टी नाम का, इसीलिए रॉयल्टी अकाउंट को किया है क्रेडिट। मीनिंग क्लियर हुआ, एंट्री समझ आई। नेक्स्ट, अब यही एंट्री अगर मुझे लेसर की बुक में करनी है तो क्या करेंगे, लेसर यानी कि ओनर, ओनर को यहाँ आपकी क्या हुआ है, इनकम हुई है या खर्चा, ओनर की तो इनकम हुई है क्योंकि उसको रॉयल्टी मिल रही है, तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की कहां जाती है, क्रेडिट साइड में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर क्या हुआ है, क्रेडिट। एंड किस नाम की इनकम हुई है, उसको रॉयल्टी नाम की। तो यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट केस कंप्लीट कर लिया, व्हेन योर मिनिमम रेंट इज मोर देन द रॉयल्टी। फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री हम लोगों ने अच्छे से सीख ली है। मेरा केस नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एंड यहां पर हम लोग सीखेंगे केस नंबर 2। बहुत अच्छी बात है, यहां पर आप लोगों के लिए चीजें इजी होने वाली हैं कि केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों सेम हैं, बस एक ही डिफरेंस है। केस नंबर 1 के अंदर आप लोगों को यहां पर शॉर्ट वर्किंग होती थी क्योंकि मिनिमम रेंट ज्यादा होता था, लेकिन केस नंबर 2 के अंदर आप लोग देखेंगे हर एक जर्नल एंट्री आप लोगों की सेम है, सिवाय ये कि यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है। रीजन समझ आ रहा है शॉर्ट वर्किंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर मिनिमम रेंट ज्यादा नहीं है, यहां पर मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए यहां पर आप लोगों की शॉर्ट वर्किंग नजर नहीं आ रही। आई डोंट थिंक यहां पर केस नंबर 2 मुझे आप लोगों को दोबारा रिवाइज कराने की जरूरत है, हर एक जर्नल एंट्री सेम है, बस द डिफरेंस इज यहां पर आप लोगों की शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट नहीं है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं है। केस नंबर 2 सेम ही है केस नंबर 1 की तरह, बस द डिफरेंस इज शॉर्ट वर्किंग यहां से हटा है। आते हैं हमारे केस नंबर 3 के अंदर। केस नंबर 3 में क्या होगा, आप लोगों की रॉयल्टी यहां पर ज्यादा है एंड मिनिमम रेंट यहां पर आप लोगों का कम है। अब समझते हैं इस केस को। इस केस के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज क्या होगी, आप लोगों ने रॉयल्टी देनी है। आप कौन है यहां पर, लेसी है, आपने रॉयल्टी देनी है, तो रॉयल्टी इज योर एक्सपेंस, इसीलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हुआ है। एंड आप किसको रॉयल्टी दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, नहीं देने वाले हैं। आपका ये क्रेडिटर बन रहा है, इन फ्यूचर मुझे जिसे भी पैसा देना होता है वो मेरा क्रेडिटर होता है, इसीलिए इसको लैंडलॉर्ड को मैंने यहां पर किया है क्रेडिट। सेम ही एंट्री अगर मुझे लेसर की बुक के अंदर करनी है तो क्या करेंगे, मुझे रॉयल्टी इन फ्यूचर मिलनी है, इनकम है, तो मैं क्रेडिट करूंगी, इसलिए रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है। एंड किससे मिलनी है, जिससे भी इन फ्यूचर पैसा आना होता है वो मेरा डेटर होता है, डेटर को डेबिट करते हैं, इसीलिए लेसी अकाउंट यहां पर डेबिट हुआ है। चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। बस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, रॉयल्टी का मतलब समझ आ गया, क्या क्या टर्म्स यूज हो सकती है, क्या क्या पार्टीज इसमें होती हैं, बेसिक जर्नल एंट्री सीख लेंगे कि क्या क्या केसेस हैं और उन केसेस के अंदर मुझे कैसे कैसे जर्नल एंट्री को करना है। अब सेकंड जर्नल एंट्री यहां पर रिकूपमेंट की है। रिकूपमेंट का मतलब रिकवरी की है। अब यहां पर अगर लेसी रिकवर कर रहा है तो अगर उसको कुछ भी रिकवरी हो रही है तो उसका लॉस कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोबारा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया ये आपका केस है जब आपकी रॉयल्टी ज्यादा है एंड मिनिमम रेंट कम है, यानी कि ये किसका समय आ चुका है, ये लेसी का समय आ चुका है चालाकी दिखाने का। ये यहां पर क्या करेगा, बैठकर रिकवरी करेगा।
एंड जब भी ये रिकवरी करेगा तो इसका नुकसान कम होगा, एंड नुकसान का नाम क्या है, शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग इसीलिए यहाँ पर रिड्यूस यानी कि यहाँ पर क्रेडिट हुई है, क्योंकि यहाँ पर लॉस मेरा कम हो रहा है। लॉस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। एंड किससे रिकवर करेगा ये, लैंडलॉर्ड से। इन फ्यूचर लैंडलॉर्ड इसको पैसा देगा रिकवरी का। सेम ही एंट्री अगर मैं लेसर की बुक के अंदर करूं तो यहां पर क्या होगा, लेसी को पेमेंट की जाएगी एंड शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल अलाउएबल अकाउंट। जस्ट उस एंट्री का आप लोगों को यहां पर अपोजिट करना है। बात क्लियर है। अब यहां पर आपने अगर पेमेंट करनी है, जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है, जो भी अमाउंट बच चुकी है, उसकी पेमेंट आप लोग ओनर को करेंगे। तो वही एंट्रीज आप लोगों की रिपीट होने वाली है कि यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, एंड पैसा किसको दे रहे हो, लैंडलॉर्ड को, इसीलिए डेबिट हुआ है। सेम ही एंट्री यहाँ पर लेसर की बुक के अंदर है। क्या है, यहाँ पर आप लोगों के पास पैसा आ रहा है, ओनर के पास पैसा आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है एंड लेसी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इससे आप लोगों के डेटर्स डिक्रीज हुए हैं, इसीलिए लेसी यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। बात क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के जो भी खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएंगे, एंड ओनर की जो भी इनकम्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएंगी। हर एक जर्नल एंट्री हम लोगों ने केस नंबर 3 के अंदर भी देख ली है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरिकवरेबल अमाउंट। यहाँ पर आप लोगों की वही जर्नल एंट्री है कि इन केस आपकी कोई अमाउंट रिकवर नहीं हुई है तो वो अमाउंट आप लोग कहां पहुंचाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। पॉइंट क्लियर हो रहा है। लेसी की बुक के अंदर ये अमाउंट कहां जाती है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने तीनों ही केस की अपनी जर्नल एंट्री सीख ली है। तीनों केस मतलब जहां पर मिनिमम रेंट ज्यादा है, जहां पर मिनिमम रेंट बराबर है, या फिर मिनिमम रेंट कम है, किसके, रॉयल्टी के। तो ये तीनों ही केसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करना है, हर एक चीज यहां पर सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों के रॉयल्टी अकाउंट के अंदर कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लेसी की बुक्स की, कि लेसी की बुक के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। एक है आप लोगों का लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट। एंड इन स्पेशल केस अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा बोला गया है तो वहां पर आप लोग मिनिमम रेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, एंड बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। किसकी बुक्स की बात हो रही है, यहाँ पर लेसी की बुक्स की बात हो रही है कि मेजरली आपको 3 अकाउंट बनाने होते हैं, लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग एंड रॉयल्टी अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है तो ये एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, विच इज मिनिमम रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट भी बनाने पढ़ सकते हैं। तो ये सभी लेजर अकाउंट्स रॉयल्टी अकाउंट के अंदर बनाए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब यहां पर आप लोगों को मैं फॉर्मेट सिखाने वाली हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको यहां पर सीखने के लिए कुछ नहीं है, ये हर एक चीज आप लोगों को ऑलरेडी आती है। पहला अकाउंट है लैंडलॉर्ड अकाउंट। किसकी बुक के अंदर लैंडलॉर्ड अकाउंट बन रहा है, ये आपकी लेसी की बुक के अंदर बन रहा है। अब लेसी के लिए ओनर क्या है, क्रेडिटर है। क्यों, क्योंकि उसको बार बार रॉयल्टी उसको देनी पड़ती है। जब भी हमें इन फ्यूचर किसी को पैसा देना पड़ता है वो मेरा क्रेडिटर बन जाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये जो लैंडलॉर्ड अकाउंट है ये मेरा एक तरीके का क्रेडिटर अकाउंट है। तो जिस भी रीजन से लैंडलॉर्ड इंक्रीज होगा उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट, एंड जिस भी रीजन से मेरा लैंडलॉर्ड डिक्रीज होगा उसको मैं कर दूंगी डेबिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ध्यान से समझना, आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या यहां पर आपका लैंडलॉर्ड इंक्रीज हो रहा है, यस, इसीलिए क्रेडिट साइड है। अब यहां पर आपको शॉर्ट वर्किंग आ रही है, यानी कि आपको रॉयल्टी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ रहा है, वो भी आपका क्रेडिट साइड लिखा है क्योंकि उससे भी आपका लैंडलॉर्ड इंक्रीज हो रहा है। इजी था या फिर नहीं, बहुत सिंपल सा। अब इन केस आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसीलिए वो डेबिट साइड में लिखा है। सभी लेजर अकाउंट्स इसी तरीके से सिंपल हैं। अब नेक्स्ट है आप लोगों का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग आप लोगों का क्या है, लॉस, एंड लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो जब कभी भी आपकी शॉर्ट वर्किंग आएगी तो आप डेबिट कर देंगे, जब कभी भी शॉर्ट वर्किंग आप रिकवर कर लोगे यानी कि कम कर लोगे तो आप लोग कर देंगे क्रेडिट। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी लेसी के लिए क्या है, खर्चा है। खर्चे का नेचर क्या है, डेबिट है। तो जब भी आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी आप डेबिट कर देंगे, एंड जब भी रॉयल्टी कम होगी, एंड यहाँ पर रॉयल्टी कम कैसे होगी, नहीं होगी। मैंने आपको बताया था जितने भी इनकम एंड जितने भी खर्चे होते हैं इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। इसीलिए ध्यान समझेंगे, जब भी आपकी रॉयल्टी बढ़ेगी डेबिट साइड तो लिख देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इस रॉयल्टी को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। खर्चे एंड इनकम कहां जाते हैं मेरे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है मिनिमम रेंट अकाउंट। मिनिमम रेंट अकाउंट भी उसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी उसी तरीके से बनेगा। ये सभी आप लोगों के खर्चे या फिर लॉसेस हैं एंड यहाँ पर आप लोग इसकी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी हम लोग सेम ही तरीके से बनाने वाले हैं। कितनी अमाउंट आप लोगों की एसेट साइड में आएगी, कितनी अमाउंट आप लोगों की लायबिलिटीज साइड में आएगी, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से जब हम लोग न्यूमेरिकल को करना स्टार्ट करेंगे वहां से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहां पर बताकर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए यहां पर ये पार्ट, ये चीज हम लोग स्किप कर रहे हैं। अब द लास्ट थिंग इज जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बनानी होती है विच इज एनालिटिकल टेबल। ये टेबल आपके क्वेश्चन को 90% सॉल्व कर देती है, 90% इजी बनाती है। किस तरीके से, यहां पर आप लोगों को सभी ईयर्स लिखने हैं 1 2 3 4। कितनी प्रोडक्शन हुई है यहां पर लिखेंगे। रॉयल्टी हर बार कितनी आ रही है, मिनिमम रेंट कितना है, मैं यहां पर आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज हर बार का मिनिमम रेंट है आपका 10,000, कितना है, मिनिमम है आप लोगों का 10,000 एंड रॉयल्टी कितनी आ रही है, एक बार आई है 8,000, एक बार आई है 9,000, एक बार आई है 12,000, एक बार आई है 14,000। ये आप लोगों की रॉयल्टी की अमाउंट है। अब यहां पर पूरी टेबल को कैसे फिल किया जाता है ध्यान से समझना। सबसे पहले चेक करना है शॉर्ट वर्किंग क्या है। शॉर्ट वर्किंग मतलब शॉर्ट वर्किंग होती कब है, याद आया, जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है। क्या फॉर्मूला है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। माइनस करते हैं, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, 10,000 माइनस 8,000 विल बी 2,000, 10,000 माइनस 9,000 इज 1,000, 10,000 माइनस 12,000, क्या मैं यहां माइनस कर सकती हूँ, नहीं, यानी कि यहां पर कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, यहां पर अमाउंट नेगेटिव की आ रही है। जब भी अमाउंट नेगेटिव की आ रही है वो अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में नहीं सरप्लस में लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है, सरप्लस में। तो 12,000 माइनस 10,000 इज 2,000 एंड इट विल बी 4,000। दोबारा समझो, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, आउटपुट, यहां तक की हर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इससे आगे का हर काम आपको खुद को करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग को कैलकुलेट करना है। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी करते जाओ। 10,000 माइनस 8,000 इज 2,000, 10,000 माइनस 9,000 इज 1,000, 10,000 माइनस 12,000, यहां पर माइनस के 2,000 आ रहे हैं तो वो शॉर्ट वर्किंग में नहीं सरप्लस में जाएंगे। 10,000 माइनस 14,000 इज माइनस के 4,000, तो ये शॉर्ट वर्किंग में नहीं सरप्लस में जाएंगे। शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस निकालना आ गया, यस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रिकूपमेंट करना है, यानी कि रिकवर करना है। रिकवर कहां से करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे से, सरप्लस से रिकवर करते हैं। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन आपको खुद बोलकर कहेगा कि इस साल का लॉस आप अगले एक ही साल तक रिकवर कर सकते हैं। तो कैसे, अब यहां पर मैं लॉस देख रही हूं, यहां पर मैं शॉर्ट वर्किंग देख रही हूं। मुझे शॉर्ट वर्किंग कितने की है, 2,000 की। क्या इससे अगले साल में सरप्लस है, नहीं, कोई सरप्लस नहीं है, तो कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। तो रिकूपेबल में क्या करेंगे, यहां पर डैश लगा देंगे। एंड अनरिकूपेबल में यानी कि कितना रिकवर नहीं कर पाई हूं, 2,000 का 2,000 रिकवर नहीं कर पाए। पॉइंट क्लियर हो रहा है, सिंपल है या फिर नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में फिर मुझे नुकसान हो रहा है 1,000 रुपए का। 1,000 का नुकसान की रिकवरी अगले साल कर सकती हूँ। क्या अगले साल मुझे कुछ प्रॉफिट हुए, कुछ सरप्लस है, यस। कितना सरप्लस है, 2,000 का। तो मैं इस 1,000 की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया 1,000। कितना लिख दिया यहां पर, 1,000 रुपए कि मैंने 1,000 का नुकसान इस 2,000 से पूरा कर लिया। क्या अनरिकूपेबल यानी कि अनरिकवरेबल कुछ बचा है, नहीं, मुझे 1,000 का ही नुकसान था, पूरा 1,000 मैंने रिकवर कर लिया। तो यहां पर लग गया डैश की अनरिकवर, यहां पर मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या मुझे कोई नुकसान है, नहीं, नेक्स्ट ईयर मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे सरप्लस है। उससे अगले साल क्या कोई नुकसान है, नहीं। तो यानी कि यहां और यहां कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। अब शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो अनरिकवरेबल भी कुछ नहीं है। तो ये मेरी टेबल हो चुकी है फिल। अब द थिंग इज पेमेंट कैसे करनी है। यहां पर क्या ज्यादा है, 8,000 या 10,000, 10,000। तो जो भी ज्यादा होगा उसको मैं यहां पर लिख दूंगी। क्या ज्यादा है, 9,000 या 10,000, 10,000, उसको मैं यहां पर लिख दूंगी। बस इसी तरीके से जो भी अमाउंट आप लोगों की ज्यादा है उसको आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों की एनालिटिकल टेबल को बनाया जाता है। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर है, इजी है, सिंपल है। जैसे ही आप लोगों की एग्जाम के अंदर ये टेबल फ्रेम हो गई, वहां से आप लोगों का 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि उसके बाद आपको जर्नल एंट्री आ गई, लेजर अकाउंट बनाना आ गया, टेबल बनानी आ गई है। क्या करना
करना है, लेजर अकाउंट्स फ्रेम कर लो, जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर लो एंड यहां से अमाउंट्स पिक कर लो, इजी बन गया। बहुत इजी सा चैप्टर है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट के जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, मीनिंग हो गया, फीचर्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, टर्म्स हो गई, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गए, लेजर अकाउंट, जर्नल एंट्रीज एंड ये एनालिटिकल टेबल, जो भी चीज पढ़ी है हर एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊं, आप लोगों की कंफ्यूजन्स को क्लियर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों को जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं है तो इन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं एंड बेसिक्स भी क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर आज का चैप्टर, आज की वीडियो में पार्ट नंबर 1 अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।